नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे ही एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। इन दोनों ही स्टेटमेंट को देखने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जागीरदार कौन थे और ज़मींदार कौन थे। उसके बाद से आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। एक है यहाँ पे जागीरदार है और दूसरा है यहाँ पे ज़मींदार है। तो देखिए यहाँ पे जागीरदारी व्यवस्था अगर देखा जाए तो मुग़ल सम्राट के समय या फिर मुग़लों के द्वारा काफ़ी बड़े मात्रा में चलाया गया। आप इस व्यवस्था से भली भांति वाकिफ़ होंगे। मनसबदारी व्यवस्था, इसी मनसबदारी व्यवस्था के तहत जो कि एक प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत इसको यहाँ पे शामिल किया जाता था। इसमें जात और सवार पद थे जो कि एक हायरार्की जो था पूरी तरीके से डिसाइड करता था। अब इन्हीं मनसबदारों को देखेंगे तो यहाँ पे वेतन के बदले इनको जागीर दिया जाता था। अब वेतन के बदले जो भी इनको यहाँ पे जागीर दिया जाता था बड़े पैमाने पे, अब यही समझना है कि वेतन के बदले जो जागीर जो दिया जा रहा था, अब ये जागीरदारों को दिया जा रहा है वेतन, जागीर यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो जागीर होगा ये पूरी तरीके से क्या होगा, वंशानुगत होगा। ये पूरी तरीके से ये जागीर जो होता था हस्तांतरणीय होता था। ध्यान रखिएगा, हस्तांतरणीय होता था, अर्थात जब इसका पद खत्म हो जाएगा तो इसका जागीर भी खत्म हो जाएगा। तो वेतन के बदले जो भी इनको भूमि दिया जाता था जागीर, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे जागीरदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो जागीरदारी प्रणाली देखा जाए तो उन बिचौलियों के वंशानुगत अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जिन्हें सामूहिक रूप से जमींदारों के रूप में यहाँ पे जाना जाता था। लेकिन ठीक इसके उल्टा देखेंगे यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था के तहत, तो जो भी जमींदार होते थे उनके पास अपनी भूमि होती थी, और ये जो भूमि होती थी चूँकि पूरी तरीके से ये वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब क्या है कि ये अपने आने वाली पीढ़ी को पूरी तरीके से हस्तांतरित यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ साथ जमींदारों के पास उस समय देखेंगे तो यहाँ पे न्याय के साथ साथ पुलिस कर्तव्य भी यहाँ पे इनको दिया गया था। खासकर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के आने तक यहाँ पे हुआ था, लेकिन बाद में जब पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाने लगा तो पुलिस वाली जो व्यवस्था थी जमींदारों से छीन लिया गया, न्यायिक व्यवस्था भी जमींदारों से छीन लिया गया। लेकिन उस समय था ये इसी तरीके से चल रहा था मुगल काल में, जागीरदारी व्यवस्था और देखा जाए यहाँ पे तो जमींदारी व्यवस्था। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। देखा जाए यहाँ पे तो स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा कर दिया है। उल्टा पुल्टा मतलब कि जागीरदारी वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे ज़मींदारों में दे दिया है और ज़मींदारी वाली जो बातें हैं वो यहाँ पे जागीरदारों में दे दिया है। क्योंकि जो यहाँ पे देखेंगे मुग़ल काल के दौरान जो भी यहाँ पे जागीरदार होते थे उन पर यहाँ पे राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व तो पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। लेकिन ज़मींदारों के पास क्या था, अभी मैंने बताया था, पुलिस और न्याय की व्यवस्था सब यहाँ पे होता ही होता था। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। अभी मैंने बताया कि जी जमींदारों के राजस्व अधिकार देखा जाए यहाँ पे तो वंशानुगत है यहाँ पे भूमि को लेके, लेकिन जागीरदारों के यहाँ पे भूमि आवंटन वंशानुगत क्या होते थे, नहीं होते थे। यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमि सुधार को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से आपको एक एक स्टेटमेंट आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए भूमि सुधारों का प्रमुख जो उद्देश्य क्या था स्वतंत्र भारत में, कि सभी भूमिहीनों को, जो भी यहाँ पे भूमिहीन है उनको यहाँ पे कृषि योग्य यहाँ पे भूमि उपलब्ध कराया जाए, ताकि
वे अपना भरण पोषण कर सके, लाइवलीहुड के जो भी साधन है उसको यहाँ पे पा सके। इसमें अब एक पैमाना तय किया गया भूमि की उच्चतम सीमा कि एक व्यक्ति को कितना यहाँ पे उच्चतम रूप से यहाँ पे दिया जाए, या फिर एक व्यक्ति या परिवार के पास जोत के आकार को यहाँ पे तय किया गया, आकार को यहाँ पे क्या किया गया, तय किया गया। हालांकि देखा जाए तो पूरे भारत में यह लागू नहीं हो पाया। अगर ये सही तरीके से लागू होता तो आज भारत में हर एक किसान के पास अपनी भूमि होती, लेकिन समस्याएं तो आती ही रहती है। अब यही आपको समझना है, जैसे कि हदबंदी कानून, हदबंदी कानून पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। अभी आपने देखा कि इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम आकार तय करना है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है, और भूमि सीमा कानून पारिवारिक जोत के साथ साथ यहाँ पे व्यक्तिगत जोत पर भी यहाँ पे लागू किया जाता था, अर्थात व्यक्तिगत भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत पर। तो दोनों पे था, इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। भूमि सुधार का जो उद्देश्य था सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था। इसके अलावा देखा जाए तो बिचौलियों का समाप्ति करना था, भूमि जोत की सीमा का निर्धारण करना था। इसके अलावा जो भी भूमिहीन या अर्धभूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण करना था। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बी ही करेक्ट उत्तर है तो बाकी सब तो गलत ही होगा। आइए देखते हैं गलत कैसे होगा। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। अब यहाँ पे जो भूमि सुधार हो रहा है, बताया जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। ऐसा कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए सिर्फ भूमि की उपलब्धता जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे विल पावर की ज़रूरत है, मार्केट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुल मिला के देखा जाए तो व्यवसायीकरण की ज़रूरत है, वाणिज्यिक फसलों की डिमांड एंड सप्लाई की ज़रूरत है, तभी जाके वो नकदी फसलों का यहाँ पे रूप ले पाएगा। इसीलिए सी गलत हो जाएगा। डी है भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए चाय और कॉफ़ी पे, इसके अलावा भूदान यज्ञ समिति, पंजीकृत सहकारी समिति और अन्य निकायों जैसी फसलों के रोपण के लिए अधिकतम सीमा में कुछ छूट प्रदान दी गई थी। तो इसीलिए चौथा भी गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813, तो 1813 में देखा जाए तो मोटा मोटी जो बातें थी, जैसे कि भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, जो मोनोपोली था, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है चाइना को लेके। चीन और चाइना के साथ व्यापार को लेके अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसमें चीन और चाय के साथ व्यापार करने के लिए आगामी 20 वर्षों के लिए कह सकते हैं कि जो टाइम अवधि था उसको एक्सटेंड कर दिया था। इसके अलावा इस अधिनियम में देखा जाए तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की भी यहाँ पे शक्ति दी हुई थी। और इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक्ट को भी शामिल किया गया था। और भारत में देखा जाए तो ईसाई मिशनरियों के लिए यहाँ पे इसे खोल दिया गया था। तो कह रहा है कि इसने दूसरा स्टेटमेंट, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश
की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पे भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे हो जाएगा, खुद सोचिए। इसका जो संबंध यहाँ पे हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। भारत के राजस्व को ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से नियंत्रित किया गया था। नियंत्रित कैसे किया गया था, तो इसने कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए इंग्लैंड में एक प्राधिकरण की स्थापना की गई और यह नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना गया, अर्थात BOD था, यहीं पर सेपरेट कर दिया गया था। COD जो कंपनी की गतिविधियों से संबंधित था और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित था। राजनीतिक और यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियों से पूरी तरीके से संबंधित था। इसमें शुरुआती तौर पे देखा जाए तो 6 सदस्य यहाँ पे मौजूद थे और काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास जैसे कि युद्ध हो गया, राजस्व और कूटनीति से संबंधित मामलों में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों पर अधिक शक्तियाँ थी, खासकर देखा जाए बंगाल के गवर्नर के पास। तो भारत में कार्यकारी परिषद की संख्या आगे चल के 4 से घटाकर यहाँ पे 3 कर दी गई। आप लोग कमेंट करेंगे कि कब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये, केवल 1 और 2। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। अब देख पा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, इसे एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ, मेमोराइज करा देता हूँ। देखिए स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था, जो देखा जाए तो पूरे देश में फैल गया था। इसमें प्रमुख जो नेता थे, याद रखिएगा, जो भी गर्मपंथी लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अर्थात लाल बाल पाल भी कह सकते हैं, जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। जब वायसराय उस समय जब करजन ने जब जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब स्वदेशी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करो पूरी तरीके से, और स्वदेशीकरण पे यहाँ पे जोड़ दो। जैसे कि वस्त्र को लेकर हो गया, जो भी डेली यूज के लिए यहाँ पे साबुन है, तंबाकू है, माचिस है, चमड़े के कारखाने, बैंक, हर एरिया पे यहाँ पे बताया गया कि इसमें स्वदेशीकरण होगा, स्वदेशीकरण यहाँ पे होगा। अब यही आपको समझना है कि 1905 तक आते आते देखा जाए तो लगभग उस औद्योगिकरण के दौर में भारत में ब्रिटिश वस्तुओं से भारत का बाजार फट ही गया था। तो भारतीयों को ये तो चीज़ से समझ में आ ही रहा था। तो यहाँ पे स्वदेशीकरण पे जोर दिया गया कि इनके वस्तुओं का क्या करो, बहिष्कार करो, और अपने वस्तुओं का क्या करो, प्रमोट करो, और वहीं भारत के लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, देखिए एक जो राष्ट्रवाद की जो लहर होती है ना, राष्ट्रवाद की लहर देखा जाए तो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन इसका सबसे जो नकारात्मक पहलू क्या होता है कि ये लंबे समय तक नहीं रहती है। ऐसे समझिए जिसे गांधी जी बोलते थे कि कोई भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता है। हर एक आंदोलन की एक सीमित क्षमता होती है। एक लंबे समय तक कोई भी आंदोलन चलेगा तो उसको बिल्कुल ही लक्ष्य के साथ रखना, या फिर लोगों के पास असीमित जो एनर्जी नहीं होती है जिसको रेगुलर रूप से लगाया जा सके, तो समस्याएं यहाँ पे होती ही होती हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लंबे समय तक इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं बन पाई। लोगों को सबसे ज़रूरत क्या है यहाँ पे, कि कम दाम में मिल जाए, अच्छी वस्तुएं मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो। आज भारत का राष्ट्रवाद कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, भारत के लोग कितना भी क्यों ना बोल दे कि हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन देख पा रहे हैं आप लोग कि सस्ती वस्तुएं
कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत का भी तकनीक कमज़ोर है, जो कि चीन की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, और उसको खरीद कौन रहा है? बड़े मज़े की बात है, भारत के लोग ही तो खरीद रहे हैं। तो एक समय के बाद देखेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्या हो जाती हैं। तो विदेशीकरण हो गया या फिर स्वदेशीकरण को ना अपनाना एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि आप वर्तमान का जो भी सिनेरियो उससे भी आप समझ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन को एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की यहाँ पे स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना एक स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के विकल्प के रूप में यहाँ पे किया गया था, ताकि भारत में भी अच्छी अच्छी वस्तुएं बन पाए। आज भी भारत प्रयास कर रहा है, देख पा रहे, तकनीक बेहतर करने का, ताकि हम विदेशों पे कम से कम निर्भर हो सकें, आत्मनिर्भर अधिक हो सकें। तो अभी भी भारत देखा जाए तो फुल्ली देखा जाए ना यहाँ पे, खासकर तकनीक के एरिया में, तो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। अभी भी बहुत सारे जो भारत का बाजार है विदेशी बाजारों से पटा हुआ है, विदेशी वस्तुओं से पटा हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तरफ आंदोलन संगठन है और दूसरे तरफ यहाँ पे नायक लीडर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, यहाँ पे दिया हुआ है महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा समाज में छुआछूत उन्मूलन के लिए सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की यहाँ पे स्थापना की गई थी। दूसरा है यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको यहाँ पे द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है ईवी रामास्वामी अय्यर को। और नाम से लग रहा आत्मसम्मान आंदोलन, तो मैं बार बार बताता हूँ कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण है, दूसरा गैर ब्राह्मण है, जहाँ पे गैर ब्राह्मणों को विरुद्ध काफ़ी ब्राह्मणों के द्वारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया ही जाता था, आज भी किया जाता है। तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से, या फिर आप कह सकते हैं कि द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, सोहगौरा। ध्यान रखिएगा, सोहगौरा यह हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है, क्योंकि सोहगौरा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा अशोक से, अशोक युग के ताम्रपत्र शिलालेख से। ताम्रपत्र शिलालेख जो तांबा होता है, ठीक है, तांबा का जो कह सकते हैं पत्तल टाइप का, ठीक है, उसी में उत्कीर्ण किया जाता है, तो लंबे समय तक पुरातात्विक अवशेष में वो रहता ही रहता है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे कि कोट दीजी है, यह भी हड़प्पा स्थल है, वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली है, जैसे कि बैल, देवी माँ की मूर्ति। वैसे ही यहाँ पे चनहुदड़ो है, हड़प्पा स्थल चनहुदड़ो। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिला हुआ, इसे बहुत मिला ये मनका वगैरह, लेकिन यहीं पे आपको एक कुत्ते का पीछा करते हुए एक बिल्ली का पद चिन्ह मिला हुआ है, तो पद चिन्ह का संबंध यहाँ पे हो जाएगा चनहुदड़ो से। उसके अलावा एक और है यहाँ पे साइट, ठीक है, देसलपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ पे प्रमुख वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जिसमें नीले हरे वर्णक रंगों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक का उल्लिखित किया गया है?
राणियों अशोक का उल्लिखित किया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली कर्नाटक के सन्नती के पास, कर्नाटक के सन्नती के पास स्थित है। इस मूर्तिकला चित्रण में रानी और जो भी परिचायक हैं, सगे संबंधी हैं, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है जो सम्राट अशोक है, माना जाता है कि वही है सम्राट अशोक को एक शिला पर उकेरा गया है, एक पत्थर पर उकेरा गया है और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है राणियों अशोक, राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा और भी है, देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट। सांची तो आपको पता ही होगा ना, सांची जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। वैसे ही यहाँ पे है शाह बाजगढ़ी, ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है और मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए यह जाना जाता है। पेशावर की देखिए घाटी में एक छोटी सी चट्टान के किनारे दो बड़े शिलाखंडों की सतह पर शाहबाज गढ़ी के शिलालेख उकेरे गए हैं। और अंतिम रूप से यहाँ पे सोहगौरा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है सोहगौरा की कि इसको यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और यह कैसा है तो ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र शिलालेख है और इसकी जो खोज की गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उस जिले में जो गांव का ही नाम है सोहगौरा, इसीलिए सोहगौरा ताम्रपत्र भी इसको बोला जाता है। करेक्ट उत्तर ए है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे आसान है, ठीक है, महायान बौद्ध मत की है। तो सारी जो ये विशेषताएं हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2 और 3। तो देखेंगे महायान बौद्ध मत या फिर महायान शाखा के देखा जाए तो महायान बौद्ध धर्म के दो मुख्य निहित शाखाओं में से एक है, एक हीनयान है और दूसरा है यहाँ पे महायान है। सबसे देखिए कंट्रोवर्सी तब क्रिएट यहाँ पे की गई जब बुद्ध को एक महान व्यक्ति के बजाय एक देवता के रूप में, एक भगवान के रूप में मानना शुरू किया गया और बुद्ध की मूर्तियों का यहाँ पे पूजा करना शुरू कर दिया गया। सबसे मेन देखिए कंट्रोवर्सी का रीजन यही था और यहीं से देखा जाए तो दो भागों में लोग बंटते चले गए, एक हुए हीनयान और एक है यहाँ पे महायान। अब महायान देखा जाए तो इसको सरल मार्ग कहा जाता है। सरल मार्ग अर्थात यहाँ पे जो बोधिसत्व की अवधारणा है, इस बोधिसत्व की अवधारणा देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए है, यहाँ पे हर कोई मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या बताया हुआ था? तृष्णा, अर्थात जो भी इच्छा है पहले इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। जब तक इच्छाओं का कोई त्याग नहीं करेगा उसका पुनर्जन्म होते रहेगा, ऐसे पुनर्जन्म होते रहेगा और कभी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब तक उसके अंदर इच्छा है जन्म होते रहेगा, पुनर्जन्म होते रहेगा और फिर वो इसी पुनर्जन्म के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। इसीलिए अगर उसको इस पुनर्जन्म के चक्र से निकलना है तो उसको तृष्णा को त्यागना होगा, उसके अंदर जो भी इच्छाएं है उन इच्छाओं को मारना होगा। इसीलिए बौद्ध धर्म में सबसे अधिक तृष्णा पे बल दिया गया है। उसके लिए बुद्ध ने बकायदा रास्ता भी दिया हुआ था, मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग के साथ साथ उसमें देखा जाए तो अष्टांगिक मार्ग था, 4 आर्य सत्य था, सब तो था ही ये सारी चीज़ें। अब यहीं से देखेंगे तो बुद्ध में देवत्वरोपण बिल्कुल करेक्ट है। महायान बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बुद्ध में देवत्वरोपण की अवधारणा है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, जो भी स्तूप वगैरह यहाँ पे बनाया गया, हर एक स्तूप में देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति आपको मिल जाएगी। कुछ अवशेष देखने के लिए मिल जाएंगे बुद्ध या फिर बुद्ध से संबंधित उनके शिष्यों की, तो सब आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। गुप्त काल के दौरान
भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कि कह सकते हैं बेरोजगारी कह सकते हैं, बेरोजगारी नहीं कहेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। बलात् श्रम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेगार हो जाएगा। बेगार करना बोलते हैं ना, बेगार का मतलब क्या है कि किसी से फ्री में काम करवा लिए हम। तो बलात् श्रम को यहाँ पे विष्टि बोला जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। देखा जाए तो बिल्कुल ही पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। गुप्त काल में बेगार, जिसे विष्टि या बलात् बोला जाता था, राज्य के लिए आय का एक स्रोत था और जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। लेकिन जनता जो कर देती थी, कोई फिजिकल वस्तु नहीं देती थी, कोई मुद्रा या फिर कोई भी भौतिक वस्तु कर के रूप में नहीं देती, मतलब देती थी, बल्कि उसको कर के रूप में लोग बेगार करके देते थे। बेगार करके अर्थात इनको फ्री में श्रम करना पड़ता था शासक के यहाँ जाके, और शासक इनको मजदूरी नहीं देता था। तो यही तो है, फ्री में काम करा लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसी का संबंध है। अब यही और स्टेटमेंट दिया है कि यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान थी, अविद्यमान थी, जबकि यहाँ पे सबसे अधिक क्या था? प्रचलित था, चल ही रहा था। तो इसीलिए बी गलत हो जाएगा। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। फ्री में काम करवाना है तो मजदूरी का तो कोई बात ही नहीं है। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, ठीक है, जब पांडवों का जब अज्ञातवास होता है, अज्ञातवास जब शुरू होता है, सॉरी, पांडवों का जब 14 वर्षों का जब वनवास होता है, तो 14 वर्ष था या 12 वर्ष था, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी हो। तो जहाँ एक जगह भीम जाता था, ठीक है, एक गांव में गया तो गांव के लोग काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। फिर भीम ने रीजन पूछा तो गांव वालों ने बताया कि गांव में, ठीक है, प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को घर से, खासकर बड़े या ज्येष्ठ पुत्र को घर से जाना पड़ता है एक राक्षस का भोजन बनने के लिए, एक राक्षस का भोजन बनने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को। ऐसे करके जो साइकिल है गांव में चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे जब होगा तो गांव के जो भी नौजवान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, एक समय पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ये पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे तो किसी भी बलात् श्रमिक के रूप में किसी को यहाँ पे भेजा जा सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को ही यहाँ पे भेजा जाए, छोटा भी हो तो काम चलेगा, ठीक है, बस उसे फ्री में काम करके करना होगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? उल्लेखनीय विशेषता थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, विजयनगर। विजयनगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, कला वास्तुकला के दृष्टिकोण से तो अपने आप में गोल्डन एरा ही माना जाता है। वैसे मेरा नाम भी गोल्डन ही है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी के आसपास की गई थी। और विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो जैसे कि परिसर, मंदिर के अंदर का जो परिसर, क्या परिसर है, शानदार, बहुत सारे। हम्पी में तो पूरा मंदिरों का समूह ही है, जैसे कि चंदेलों के द्वारा खजुराहो का जो एक ग्रुप ऑफ टेम्पल बनाया गया, वैसे ही हम्पी में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा गर्भगृह और मंदिर में नक्काशीदारी, माइक्रो लेवल पे स्तंभों के साथ ऊंची गोपुरम या प्रवेश द्वार। गोपुरम वगैरह तो साउथ के मंदिरों का देखेंगे तो पूरा पूरा मतलब होता है ना, गहना द्वार में बड़े बड़े गोपुरम लगे रहते हैं जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। इसके अलावा कल्याण मंडप, ये सारा नॉर्मल चीज़ था। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ पे इस समय चूँकि युद्ध वगैरह होते रहते थे, घोड़ों का रोल काफ़ी बढ़ गया था। बहुत सारे विदेशी व्यापारी लोग भी आते थे, मुस्लिम लोग इधर मौजूद थे, दक्कन का सुल्तान, खानदेश सब यहाँ पे मौजूद था। तो घोड़ा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था और विजयनगर के शासकों ने
बड़े बड़े जो खंभे होते थे उन खंभों पे बड़ी शानदार तरीके से घोड़े के चित्र को उत्कीर्ण करवाया हुआ था। जैसे कि कल्याण मंडप का निर्माण इस राज्य के लिए एक उल्लेखनीय विशेषता थी। इसके अलावा देखा जाए तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, देवराय प्रथम के द्वारा बनाया गया हजारा मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट, इतना भव्य है, ठीक है। अभी आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी भव्यता देखने के लिए मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। आमिल कहा जाता था। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखा जाए तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान राजस्व माने रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला एक अधिकारी होता था। और आगे चल के देखेंगे तो अकबर ने समय समय पर किसानों को ऋण देने और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, आमिलों को निर्देश भी दिया हुआ था। तो देखा जाए तो ये बहुत पुराने समय से चल रहा था आमिल। तो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए था ही था, और अकबर ने इनका एक और काम ऐड कर दिया, ये किसानों को जागरूक करे, किसानों को ऋण वगैरह दे। वैसे किसानों को ऋण देने में देखेंगे तकावी ऋण वगैरह का जिक्र आता है तो मुर्शिद कुली खां का भी नाम आता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। देखिए सबसे पहले तो जो इक्ता वाली जो व्यवस्था थी प्राचीन देसी संस्था नहीं थी। चाहे हम लोग देखिए ना, अगर हम लोग सामंत की भी बात करें तो सामंत का भी माना जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कि सामंती व्यवस्था को भी यूरोप से ही यहाँ पे लाया गया था। यूरोप में थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे, लेकिन भारत में भी देखा जाए तो लगभग कुषाणों के समय से धीरे धीरे उसका अवशेष दिखाई देता है, जिसे कुषाणों के सामंत के रूप में ही गुप्तों को माना जाता है। हालांकि सामंतीकरण की प्रक्रिया भारत में हर्षवर्धन के बाद से तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था। खैर, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, ये गलत होगा, चूँकि यह मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों की तरफ से यहाँ पे आया हुआ था। और देखिए जो भी बड़ा एरिया होता था ना, सपोज करिए दिल्ली सल्तनत है, तो इसके तहत साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे भागों में बांट दिया जाता था, बड़ा छोटा। केंद्र बिंदु में तो देखिए यहाँ पे शासक रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन सारे क्षेत्रों पे कंट्रोल करने के लिए, जैसे आज क्या है यहाँ पे, जैसे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे एमपी एमएलए है, वैसे ही यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत डीएम एसपी को लगा दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्ता को लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, इक्ता को लगाया गया था। और इन इक्ताओं को पूरा पूरा देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह, सैनिक वगैरह सब यहाँ पे दिया जाता था, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में यहाँ पे आया। देखिए मीर बख्शी का पद मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में आया हुआ था, और मीर बख्शी का मतलब क्या था, सेना प्रमुख था यहाँ पे। इसके अलावा उसका जो पद था, ठीक है, मतलब जिसमें सैनिक, उनके वेतन, पदोन्नति, नियुक्ति सब यहाँ पे था ही था। और प्रथम मीर बख्शी को 1574 के आसपास अकबर ने यहाँ पे नियुक्त किया हुआ था, और आगे चल के यह 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन तक पद यह बना हुआ था काफ़ी लंबे समय तक। तो दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ये 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। अब बहुत ही मतलब और यहाँ पे दिया हुआ है, निम्बार्क कब के थे, चले भी गए, अकबर बहुत बाद में आया। तो उस समय चल रहा था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन तो इसे 4वीं-5वीं शताब्दी में ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बड़ी तेज़ी से यह उत्तर भारत में फैला। थोड़ा लेट आया, खासकर शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य के बाद से देखेंगे तो उत्तर भारत में धीरे धीरे यहाँ पे रामानंद जैसे विद्वानों के माध्यम से, ठीक है, ऊपर आया। तो धीरे धीरे
वही था ना, जब भक्ति आंदोलन चल पड़ा था तो उसको मानने वाले बहुत सारे यहाँ पे लोग, संत वगैरह लोग मौजूद ही थे। उसमें एक थे यहाँ पे निम्बार्क, जो वर्तमान में देखा जाए तो जो तेलंगाना के क्षेत्र थे वहाँ पे मौजूद थे। वैष्णव अर्थात कह सकते हैं कि अलवार को मानने वाले थे, ये अलवार भक्ति के प्रचारक के रूप में मौजूद थे। इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास था। और अकबर कब आया है खुद सोच के देखिए, 16वीं शताब्दी के दौरान ही आया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। अब देखिए जो कबीर थे, कबीर और कोई नहीं था, अभी मैंने रामानंद का नाम लिया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि 3 नाम हमेशा याद रखिएगा भक्ति आंदोलन में। एक तो है यहाँ पे नंबर 1 देखा जाए तो शंकराचार्य, बड़ा नाम में शंकराचार्य, शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया हुआ था। हालांकि इनके विचारों को काटने का प्रयास किया गया था रामानुज के द्वारा। ये शैव मत थे, रामानुज वैष्णव मत वाले थे, तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया हुआ था। और रामानुज के बाद से देखेंगे तो एक और नाम आएगा, रामानंद का नाम आएगा, ठीक है, बहुत फेमस नाम रामानंद। और रामानंद के जो शिष्य थे, कौन था यहाँ पे, कबीर था, ठीक है, कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो चारों ही नाम तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट हैं ही, ध्यान रखेंगे। तो संत कबीर निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे जो 15वीं शताब्दी से संबंध रखते थे, जबकि शेख बाकी जो है यहाँ पे अहमद सरिंधी यहाँ पे देखा जाए नक्शबंदी सिलसिला के इस्लामी विद्वान थे, जब उस समय देखा जाए तो चिश्ती सिलसिला वगैरह चल रहा था। तो एक है जिनका संबंध है 15वीं शताब्दी और दूसरा है जिनका संबंध है अहमद सरिंधी का 16वीं शताब्दी के आसपास, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट था यहाँ पे। जैसे कि जो गिरमिटिया प्रणाली के तहत जो भी भारत के लोगों को समुद्र पार जाके काम करना होता था, तो महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्य में गिरमिटिया श्रम प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। ऑलरेडी अफ्रीका में जाके इन्होंने देखा था कि भारतीयों के साथ या उस औपनिवेशिक प्रक्रिया के दौर में जो भी मूल लोग होते हैं उनके साथ ब्रिटिश किस तरीके से व्यवहार करते थे, तो इससे भली भांति परिचित थे। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया हुआ था। अब देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने अगर पढ़े रहेंगे हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो लगेगा कि हाँ, महात्मा गांधी ने जब विरोध किया हुआ था तो यहाँ समर्थन क्यों करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने बिल्कुल यहाँ पे समर्थन किया हुआ था। यहाँ पे विश्व युद्ध दिया है, देखिए कैसे एग्जाम ने सावधानी से, ठीक है, पकड़ा हुआ है। इस विश्व युद्ध का मतलब किससे है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था 1914 से लगभग ये शुरू हुआ था। और उस समय कौन था, चेम्सफोर्ड था। इसी के वार कॉन्फ्रेंस ने, या फिर वांस वार कॉन्फ्रेंस को, जिसमें बताया गया था कि भाई भारतीयों को ज़रूरत है इस युद्ध में, अलग अलग क्षेत्रों में चूँकि लड़ा जा रहा था, अफ्रीका विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, तो भारतीय सैनिकों की ज़रूरत है। अब इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। अब भारतीय सैनिकों को देखिए बाहर जाना है, एक अनुबंध में बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गिरमिटिया जो प्रणाली का एक तरीके से पार्ट हुआ। हालांकि पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मजदूर थे और यहाँ पे क्या बन के जाएंगे, सेना बन के जाएंगे। अब यहाँ पे गांधी ने ऐसा क्यों किया, तो देखिए 1914-15 में, जस्ट 1915 के आसपास देखा जाए तो गांधी आए हुए थे अफ्रीका से। आए तो उनको तो समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ों के साथ क्या करना है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वे में गांधी के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपना विश्वास बनाए रखा जाए, और अगर स्वराज प्राप्त करना है तो इनका हर हाल में सहयोग करना होगा आरंभिक तौर पे। इसीलिए महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से समर्थन दिया हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ समर्थन क्या किया, नहीं किया, समर्थन जबकि किया था। तो खुद बताइए प्रश्न क्या होगा, ये मतलब ऑप्शन गलत होगा कि सही होगा? ये यहाँ पे गलत हो जाएगा चूंकि समर्थन किया था। तीसरा है यहाँ पे, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। 12 मार्च 1930 का दिन आपको नहीं भूलना है। गांधी जी ने नमक अधिनियम के विरोध में साबरमती स्थित अपने निवास से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल पहुंच गए नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, और दांडी में नमक कानून तोड़ा। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। नमक का मुद्दा ही ऐसा था जो किसी धर्म जाति को नहीं जानता था। ठीक है, नमक का मुद्दा ही ऐसा था, बाल बच्चे सबको ज़रूरत है ना यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, नमक कानून को तोड़ा गया। इससे अंग्रेज लोग काफ़ी परेशान हो गए और फाइनली जनवरी 1932 तक आते आते ब्रिटिश शासक के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पे अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नाम दिया हुआ जैसे कि सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उदार संघ के, बिल्कुल करेक्ट हैं। कब ये बनाया गया था उसके मैं कुछ परिस्थितियों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए उस समय 1917 के आसपास भारत सचिव जो था लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें बताया गया था कि भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारत को या अर्थात भारतीयों को अधिक से अधिक यहाँ पे प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया जाएगा। इसी को यहाँ पे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। अब इस मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने बिल्कुल ही भारत के मैग्ना कार्टा की यहाँ पे संज्ञा दी हुई थी। भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा यहाँ पे दी हुई थी। लेकिन समस्या क्या था? समस्या था कि देखिए कांग्रेस में तो शुरुआती तौर से देखा जाए तो एक तरफ नरमपंथी लोग थे, दूसरे तरफ चरमपंथी, गरम दल भी इनको बोला जा सकता है। तो नरमपंथियों ने तो स्वागत किया लेकिन गरमपंथियों ने इसका विरोध ही किया एक तरीके से कि हमें जब स्वराज चाहिए तो यहाँ पे ये लोग बिल्कुल ही बता रहे हैं कि नहीं, शासन हमारा ही रहेगा, उसमें तुम्हें भी शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। अब इसको लेके कांग्रेस में फूट पड़ी हुई थी। 1916 में ऐसे तैसे लोग मिला हुआ था, ठीक है, लेकिन वही है ना, देखिए कितना भी अगर ट्रस्ट क्यों ना हो, एक बार जब ट्रस्ट टूटता है ना यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं ना कि जुड़ता तो है लेकिन गांठ तो लग ही जाता है। तो नरमपंथी और गरमपंथी मिले तो जरूर थे लेकिन कहीं ना कहीं देखिए विचारों में जो एक रूपता था वो दिखाई नहीं देगा ना, समस्या तो आएगी ही आएगी यहाँ पे, और यहाँ हुआ भी। अब इसी दरमियान देखेंगे यहाँ पे कुछ नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया जबकि चरमपंथियों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। और इसी दरमियान देखेंगे तो 1919 में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के गठन यहाँ पे किया गया। ठीक है, गठन के नेताओं के साथ कांग्रेस में ही एक विभाजन का यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। दूसरा है यहाँ पे केसी नियोगी। केसी नियोगी यह भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे और उन्हें भारतीय या फिर भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। पहला भी सही है, दूसरा भी है। तीसरा है पीसी जोशी, पूरन चंद जोशी भी इन्हें बोला जाता है। ये साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख या फिर आरंभिक नेताओं में से एक थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी थे। देख पा रहे हैं, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के 1935 से लेकर 1947 तक ये इस पद पर बने रहे थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। देखिए तानसेन की जो उपाधि थी ना, ये सम्राट अकबर के द्वारा नहीं दी गई थी। यहाँ पे तानसेन की उपाधि जो ग्वालियर के जो राजा थे जिनका नाम था विक्रमजीत के द्वारा यहाँ पे दी गई थी।
तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और तानसेन देखिए आरंभिक तौर पे देखा जाए तो जो रीवा के जो राजा थे रामचंद्र सिंह, इनके दरबार में गायन करते थे। तो तानसेन की गायन की जब प्रसिद्धि फैली तो आगे चल के अकबर ने बुला लिया, और अकबर इनके गायन से इतना मुग्ध हुआ कि अकबर ने भी तानसेन को कुछ उपाधि दी। जैसे इनको उपाधि जो दिया कंठा भरण वासी, कंठा भरण वाणी बिलास की उपाधि यहाँ पे दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब वही था कि ध्रुपद गायन शैली में तानसेन ने विशेषज्ञता हासिल की थी। बहुत सारे राग बनाया, रात्रि राग, दरबारी, कान्हड़ा, प्रातः राग, मियाँ की तोड़ी, मध्याह्न राग, मियाँ की सारंग, मौसमी राग, मियाँ मल्हार, बहुत सारी मौलिक रचनाएं यहाँ पे किया गया। लेकिन साथ में देखेंगे तो उन्होंने हिंदू देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की भी यहाँ पे रचना की। ये गलत यहाँ पे देखा जाए तो नहीं होगा, ठीक है। तो तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो वही सारी बातें हैं, बी सी डी तीनों का तीनों करेक्ट है, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? देखिए मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत तो लगभग 1560 ईस्वी के दौरान ही, अकबर के समय ही यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस समय देखेंगे तो मुगल काल की जो चित्रकला था, जिसमें लड़ाई, पौराणिक कहानियाँ, वन्य जीव, शाही जीवन, ये सब विषयों पे ध्यान केंद्रित किया जाता था। लेकिन जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर पूरा पूरा जैसे होता है ना एल्बम या फिर व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया, जिसे पुनर्जागरण में व्यक्तिवाद पे बल दिया गया। एक एक व्यक्ति की महत्वता पे बल दिया जाने लगा। मोनालिसा की पिंडी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो वैसे ही जहांगीर ने भी क्या किया, करवाया। इसीलिए जहांगीर को देखा जाए तो चित्रकला के लिए काफ़ी यहाँ पे सम्मान दिया जाता है कि चित्रकला जहांगीर के समय बिल्कुल ही अपने चरम पर पहुँच गई थी। हालांकि जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड भी दिया हुआ था। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे कि हुमायूं है, बाबर का पुत्र था। इसके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाई है, जैसे 1539 में चौसा, 1540 में कन्नौज। इसके अलावा शेरशाह सूर्य के खिलाफ 2 लड़ाइयाँ लड़ी, और दोनों में देखा जाए तो ठीक है, मैंने एक तरीके से हार ही हुई थी। अकबर है यहाँ पे। अकबर ने इलाहाबाद नाम से शहर की स्थापना की, बाद में यही इलाहाबाद बन गया। दीन इलाही के रूप में इसने पेश किया। मनसबदारी प्रणाली, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया, हिंदू शासक के रूप में मौजूद था या फिर हिंदू सैनिक के रूप में मौजूद था। फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनवाया, सुलह कुल की नीति को अपनाई। लास्ट में यहाँ पे शाहजहाँ, इसे भी देख लेते हैं, जहांगीर का पुत्र था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शाहजहाँ के समय यहाँ पे टेवर्नियर शाहजहाँ के शासनकाल में आया हुआ था। और शाहजहाँ ने दीवाने खास और दीवाने आम, जो कि एक सभागार निजी एवं सार्वजनिक दर्शकों हेतु, ठीक है, मतलब बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, जो कि वर्तमान में देखेंगे तो आपको दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे है जहांगीर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थान है और एक तरफ दिया है नदी। जैसे पंढरपुर दिया हुआ है, यह महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक शहर है, और यहीं पे जस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रसिद्ध देवता जो बिठवा भगवान भी बोला जाता है महाराष्ट्र में। बिठवा या फिर विट्ठल रुक्मणी मंदिर, विट्ठल रुक्मणी मंदिर यहीं पे स्थित है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा है यहाँ पे तिरुचिरापल्ली, ठीक है, दिया है वे कावेरी। तो बिल्कुल करेक्ट है, कावेरी नदी के तट पर तिरुचि स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है यहाँ पे रंगनाथ
स्वामी, इसके अलावा रॉक टेम्पल, ठीक है, अच्छे खासे वहाँ पे भी मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा है हम्पी। हम्पी दिया है मालप्रभा, सब, जबकि मालप्रभा, सॉरी मालप्रभा नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे तुंगभद्रा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हम्पी अभी वर्तमान में देखेंगे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ पे कई प्रसिद्ध मंदिर अभी मैंने चर्चा भी किया था, विरूपाक्ष मंदिर, नंदी प्रतिमा, इसके अलावा पटकल कल्लू, मालप्रभा, सब ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कर्नाटक के नदी के, ठीक है, तट पर स्थित है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा।